Code Sprint. Today we have batch 1125's day 2 of Python, lecture number W1D2 by Mimangshu Manta and Shivam Rai. Today we are having different topics, proceeding with the last topics that we had, and I hope कल वाले टॉपिक्स आप सब लोग को अच्छे से समझ आया होगा. And today we will move forward with some topics that Shivam Rai have prepared for you guys. So all head to Shivam Rai. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शिवम राय और आज हम लोग पाइथन में कंडीशनल्स और उसके अराउंड जितने भी टॉपिक्स जो भी आज यूज में आएंगे उसको पढ़ेंगे. तो बेसिकली मैं आपको वेरिएबल्स वगैरह सब रिकैप करवाऊंगा, उसके बाद हम लोग कंडीशनल्स पे आएंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट. कल के रिकैप से शुरू करते हैं. कल आप लोगों ने बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ा, टोकन्स वगैरह. जो मेन उसमें था वो था वेरिएबल. वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ स्टोरेज फॉर अ वैल्यू. वैल्यू उसमें कई तरह की हो सकती हैं. वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? स्ट्रिंग हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, बुलियन हो सकती है. आप लोगों ने ये कल 4 पढ़े थे. जितने भी सीक्वेंस वाले हैं जैसे लिस्ट हो गए, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा बिकॉज दे आर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स. ये पाइथन की डिफॉल्ट है बट दे आर मोर कॉम्प्लेक्स. सो लेट्स स्टार्ट. वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट. कहीं भी वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट. ओके, जब आप लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो असाइन बेसिकली कैसे होता है? आपके जो स्टोरेज होता है, आपका जो मेमोरी स्टोरेज होता है आपके डिवाइस का, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी होगा, उसमें बहुत सारे मेमोरी स्पेसेस होती हैं जिसमें बेसिकली एक कंटेनर होता है. उस कंटेनर की एक आईडी होती है. जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल का डेटा उस कंटेनर आईडी को असाइन हो जाता है. अब अगर मैंने मान लीजिए एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, वो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल एक कंटेनर आईडी को अटैच हो गया, उसके लिए बन गया है. अब मैं उसमें जेकब डाल दूं, मैं उसमें 16 डाल दूं, वो उसी में चेंज होता रहेगा. तो मैं स्टूडेंट में एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू डाल सकता हूँ, मैं उसमें एक इंटीजर टाइप की वैल्यू डाल सकता हूँ. इसका कंसेप्ट होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे स्लाइड में. So variables are containers have a assigned memory space in the computer system. Okay. डायनामिक टाइपिंग. जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आपने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है कोई वैल्यू. मान लीजिए जेकब असाइन किया है आपने, तो एक स्ट्रिंग है, राइट? अब आप उसको एक इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं. ये दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता है, पाइथन में ये हो सकता है. पाइथन में ये क्यों हो सकता है? क्योंकि पाइथन डायनामिक टाइपिंग अलाउ करती है. डायनामिक टाइपिंग क्या होती है? डायनामिक टाइपिंग ये होती है कि आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, आपने एक कंटेनर लिया है, आप उसमें एक तरह की वैल्यू डाल रहे हो, पर आप साथ ही साथ उसमें दूसरी तरह की वैल्यू भी डाल सकते हो पहली वैल्यू को हटा के. तो अगर मैं उसमें स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ उस वेरिएबल में, तो मैं उस स्ट्रिंग को हटा के उसमें इंटीजर भी असाइन कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है कि उस वेरिएबल से स्ट्रिंग असाइन होगा. दूसरी लैंग्वेजेस में ये होता है कि आप अगर एक कोई स्ट्रिंग असाइन कर रहे हो, तो आप उस वेरिएबल सिर्फ स्ट्रिंग असाइन कर सकते हो जब तक कि आप उसका टाइप ना चेंज कर दो, पॉइंटर ना चेंज कर दो उसका. तो इसको डायनामिक टाइपिंग कहते हैं. ये एक थ्योरी थी. लेट्स कंटिन्यू. जैसा यहाँ पे देख रहे हो, सो x इज इक्वल टू 10 प्रिंट x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड प्रिंट x. इसको टाइप करके देखते हैं. जैसे यहाँ पे स्क्रीन विजिबल है इसको. x इज इक्वल टू 10, मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट x, सॉरी, एंड x इज इक्वल टू हेलो प्रिंट x. सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 10 बोला है, मतलब मैंने इस वेरिएबल को बोल दिया है कि एक इंटीजर वैल्यू है, और फिर मैंने इसको प्रिंट किया है. पर फिर मैंने इसी सेम वेरिएबल में एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी है. तो मैं इसको कह रहा हूँ पहले ही इंटीजर वैल्यू थी, अब एक काम करो इसको स्ट्रिंग वैल्यू बना दो. दिस इज डायनामिक टाइपिंग. इसको रन करके देखते हैं.
10 एंड हेलो। अब इसी में एक फंक्शन आता है, टाइप। टाइप फंक्शन क्या करता है? टाइप फंक्शन बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप जो वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो उसका टाइप क्या है, उसकी वैल्यू टाइप क्या है। लेट्स सी। सो जो हमने पहला किया था, x इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट टाइप x, दिस इज क्लास इंट, दैट इज इंटीजर टाइप वैल्यू। x इज इक्वल्स टू हेलो, प्रिंट टाइप x, इसका आउटपुट आया है क्लास स्ट्रिंग, दैट इज इट इज अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। सो हम लोगों ने इसकी वैल्यू चेंज की थ्रू डायनेमिक टाइपिंग। एंड आप लोगों ने एक और फंक्शन अभी सीखा है जिसका नाम है टाइप। टाइप फंक्शन क्या करता है? टाइप फंक्शन बेसिकली आपको ये आउटपुट देता है कि उसकी वैल्यू टाइप क्या है, वेरिएबल टाइप क्या है, वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, कि क्या है। सो दिस वाज डायनेमिक टाइपिंग। किसी को कोई डाउट है इसमें? मल्टीपल असाइनमेंट्स। पाइथन जो लैंग्वेज है, इसमें एक ही साथ वेरिएबल में, कई वेरिएबल में एक वैल्यू और कई वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज असाइन करने के तरीके दिए हुए हैं, अ, प्रावधान दिए हुए हैं। तो एक तरीका ये होता है, अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू असाइन करनी है तो आप इक्वल टू साइन लगा कर सकते हो। अब आपके कल के लेक्चर में अगर आप रिकॉल करोगे तो मीमांशु ने आपको बताया था, अगर सिर्फ एक इक्वल टू साइन है देन आप कंप्यूटर को ये बोल रहे हो कि ये इसकी वैल्यू है। और अगर दो इक्वल टू साइन है देन आप कंप्यूटर से पूछ रहे हो क्या यही इसकी वैल्यू है, आप पूछ रहे हो। अगर दो है तो, और एक है तो आप बता रहे हो। तो इसमें आप ये बोल रहे हो a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो ये तीन वेरिएबल है, इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू है 10। और दूसरा आता है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब मान लीजिए आपके पास तीन वेरिएबल है, तीन चार वेरिएबल जितने भी हैं, आपको उन सब में वैल्यूज असाइन करनी है एक ही साथ। आप उसको अलग अलग लाइन पे भी कर सकते हो, पर लॉजिक टाइपिंग या फिर अगर आप इसमें पार्सिंग में एडवांस जाओगे तो इसमें कई बार आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको एक ही लाइन में अनपैक करके करना पड़ता है। अनपैकिंग आप हम लोग टपल में सीखेंगे। पर अनपैकिंग का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? आप एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल्स ले रहे हो और उसमें डिफरेंट वैल्यूज को असाइन कर रहे हो, जैसा कि आप सेकंड में देख रहे हो। तो हम लोगों ने ए बी और सी लिया है, उसको कॉमा से सेपरेट किया और बोला है इज इक्वल टू 10 20 एंड 30। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि रिस्पेक्टिवली, देन ए बी एंड सी वैल्यूज आर रिस्पेक्टिवली 10 20 एंड 30। तो इसको ध्यान रखिए, ए की वैल्यू 10 आ जाएगी, बी की वैल्यू 20 आ जाएगी, सी की वैल्यू 30 आ जाएगी। लेट्स टेस्ट इट। इसको भी इस कोड में करते हैं। 1 2 3। ओके। अब मैं यहीं पे इसको ये बोल दूं, डी इज इक्वल्स टू जी इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल टू 1। और मैं यहाँ पे बोल दूं प्रिंट डी जी एच। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? पहले वाले में हम लोगों ने बोला ये तीन वेरिएबल्स हैं, इनकी वैल्यू रिस्पेक्टिवली होगी 1 2 एंड 3। और दूसरे लाइन में हमने क्या किया? हमने बोला है कि डी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 1। तो हमने बहुत मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू असाइन की है और पहली लाइन में हमने मल्टीपल वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यूज असाइन की है। तो ये दो तरीके होते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स एक वैल्यू, मल्टीपल वेरिएबल्स मल्टीपल वैल्यूज, ये उसके तरीके हैं। आपने अभी इसको प्रिंट होते हुए देखा है। सो एनी डाउट्स? ओके। ये पाइथन का वन ऑफ द मोस्ट यूज फंक्शन है, इनपुट फंक्शन। अब इसको ऐसे समझे, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से इनपुट ले रहा हूँ कि अगर कोई डाउट हो, मैं आप लोग को इनपुट दे रहा हूँ कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता है। मैं आप लोग को अगर ये बता रहा हूँ कि मेरा नाम शिवम राय है, कोई पूछ रहा है मुझसे कि मेरा नाम क्या है, मैं बता रहा हूँ मेरा नाम शिवम राय है।
देन दैट्स अ इनपुट। पाइथन या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको इनपुट लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स या फिर ऐसे डेटा सेट्स होते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं या फिर यूजर पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे अगर मैंने यूजर से पूछा व्हाट्स योर एज, तो मशीन को इनपुट यूजर देगा फिर कि उसकी एज मान लीजिए 16 है, 20 है, 30 है, जो भी है। तो इनपुट फंक्शन हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करता है, दैट इज आपने इनपुट में एक वैल्यू डाली, तो वो वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग में आएगी। मान लीजिए अगर मैंने उसमें 30 डाला कि एज इक्वल्स टू इनपुट, उसके अंदर स्ट्रिंग व्हाट्स योर एज, और इसका आंसर यूजर ने दिया है 30, तो वो 30 इंटीजर नहीं आएगा, वो स्ट्रिंग आएगा। अगर उसमें कोई भी सीक्वेंस में कोई भी चीज लिखी गई है, वो स्ट्रिंग बन के आएगी। अब हमारा काम होता है स्ट्रिंग को प्रोसेस करना या फिर इनपुट के इस रिटर्न को प्रोसेस करना। इसके कई तरीके हो सकते हैं। हम इसमें इंटीजर फंक्शन यूज कर सकते हैं, अगर हमें एज का करना है हम फ्लोट यूज कर सकते हैं, हम इवैल भी यूज कर सकते हैं। अब इंटीजर, फ्लोट और इवैल, इनको कैसे कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। लेट्स स्विच टू वीएस कोड। दिस इज इनपुट फंक्शन, दैट्स इट। आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर रहे हो। मैं ये करूंगा, ये फिर भी सही है, ये यहाँ पे शो नहीं करेगा, दैट्स इट। यहाँ पे इनपुट इसको मिल गया। और अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एंटर द पाथ टू द इनपुट फोल्डर फॉर एग्जाम्पल, तो ये सामने से पूछेगा। अब मैं यहाँ पे सॉरी इनपुट दे सकता हूँ। अब इस इनपुट का टाइप देखते हैं कि इस इनपुट का टाइप क्या है। सो टाइप ए, मैंने यहाँ पे लिखा 23। अब इसका आइडियली आना चाहिए स्ट्रिंग, और अगर कोई और आ रहा है तो शायद मैंने कोड गलत लिखा है, पर कोड सही है। क्लास स्ट्रिंग। तो एक चीज याद रखिएगा, इनपुट से हमेशा स्ट्रिंग आएगी। इंटीजर को अगर करना है तो उसमें इंटीजर फंक्शन लगाना पड़ेगा। अब इंटीजर फंक्शन और फ्लोट फंक्शन ये सब क्या होते हैं? तो आपके पास पाइथन में बेसिकली डेटा टाइप्स बहुत तरह के हैं। आपने ये भी सीखा कि डायनामिक टाइपिंग होती है। तो आप एक वेरिएबल टाइप को दूसरे वेरिएबल टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? आप एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल टाइप डाल भी सकते हो। तो अब डायनेमिक टाइपिंग अगर पाइथन अलाउ कर रहा है, तो पाइथन ये भी अलाउ करता है कि आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज कर सको। मतलब अगर एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में अगर सिर्फ 23 लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं उसको एज एन इंटीजर कन्वर्ट कर दूं या फिर एज अ फ्लोट कन्वर्ट कर दूं। तो एज एन इंटीजर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 23। एज अ फ्लोट कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 23.0। लेट्स चेक इट। और इन्हीं इंटीजर और फ्लोट फंक्शंस को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्यों? क्योंकि हम एक वैल्यू टाइप ले रहे हैं, एक वेरिएबल टाइप ले रहे हैं, और उसको किसी दूसरे वेरिएबल टाइप में कास्ट कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। कास्टिंग इज कन्वर्टिंग। ओके। सो पहले इसको प्रिंट फंक्शन समझेंगे, फिर इसको डायरेक्टली इनपुट फंक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे। सो इंट ए, फ्लोट ए, 1 एंड 1.0। तो मैंने यहाँ पे इनपुट क्या दिया? 1। इंटीजर ए, तो मतलब इस इनपुट का जो रिटर्न आया, जो वैल्यू आई, वो ए में स्टोर हो गई, ए में असाइन हो गई। ए इज इक्वल्स टू इनपुट। सो इनपुट की जो वैल्यू आई वो ए में असाइन हुई। और फिर मैंने प्रिंट फंक्शन में क्या बोला? प्रिंट फंक्शन में मैंने ये बोला कि इस ए को लो और उस पे इंटीजर फंक्शन लगा दो, इंट ए। तो इंट ए क्या कर रहा है? उसको इंटीजर ए के वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ये जो ए अंदर है ना, इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शन है और उस फंक्शन को हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इसको ऐसे करना है या फिर इस चीज के साथ डील करनी है। इंटीजर एक फंक्शन है, ए एक आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट वैल्यू है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, कास्ट करना चाहते हैं या फिर कन्वर्ट करना चाहते हैं दूसरे वेरिएबल टाइप में। सो इंटीजर ए, फ्लोट ए।
मैंने 1 डाला, वो 1 बन गया इंटीजर फंक्शन में, और फ्लोट फंक्शन में वो बन गया 1.0। अब क्या, अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूं, शिवा, तो क्या फिर भी ये काम कर पाएगा? लेट्स सी। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इंटीजर और फ्लोट बेसिकली इन नंबर्स हैं, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम शिवम राय है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 20 साल का हूँ, तो मैं शिवम राय और 20 साल को कंपेयर नहीं कर सकता, मैं उनकी वैल्यूज को कंपेयर नहीं कर सकता, मैं 30 और 20 को कंपेयर कर सकता हूँ। मैं शिवम राय और मोदी को कंपेयर कर सकता हूँ, पर मैं शिवम राय और 20 को नहीं कन्वर्ट कंपेयर कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनके डेटा टाइप ही अलग हो गए हैं। ये अलग चीज है, एक सेंटेंस है, एक वर्ड है और एक नंबर है। ओके, तो यहाँ पे ये पढ़िए, एरर मैसेज, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर एंड विद बेस 10 शिवम। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो आपने इनपुट डाला है इंटीजर फंक्शन और फ्लोट फंक्शन में, भाई वो नंबर नहीं है, वो कुछ और चीज है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ये भी डाल दूं कि ये फिर भी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये क्या नंबर है? नहीं है। अब इसमें 0 डाल के देखते हैं, काम कर रहा है। इसमें नेगेटिव नंबर डाल के देखते हैं, काम कर रहा है, पॉइंट -2 एंड -2.0। ओके, अब इसमें हम लोग 2.5 डाल के देखते हैं। 2.5 क्यों नहीं काम किया? क्योंकि 2.5 भले एक नंबर होगा, पर उसमें पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया। डेसिमल को उसने एज अ स्ट्रिंग कैलकुलेट किया, एज अ स्ट्रिंग इवेल्युएट किया है। और अगर उसमें कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है जो स्ट्रिंग की तरह इवेल्युएट हो रहा है, तो वो इंटीजर और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होता है। रिमेंबर दिस। इसके लिए हम लोग इवैल फंक्शन यूज कर सकते हैं। इवैल फंक्शन पे आते हैं हम। इवैल फंक्शन पाइथन में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इट्स अ वेरी कंप्यूटेशनली हैवी फंक्शन, बट इट्स अ गुड फंक्शन। इवैल फंक्शन करता क्या है? इवैल फंक्शन करता ये है कि वो एक पाइथन जो इनपुट है, वो उसको एज अ पाइथन एक्सप्रेशन इवेल्युएट करता है, वो उसको एज अ स्ट्रिंग इवेल्युएट नहीं करता है। तो अगर मैंने उसमें ये लिखा 2 × 3 × 5, तो वो उसको उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेगा, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके नहीं देगा हमें। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे इवैल डाल रहा हूँ, तो और मैंने यहाँ पे डाला 2.5, देन इट्स 2.5। ओके, इसका वेरिएबल टाइप एक बार देखते हैं। वेट, ठीक है। सो eval फंक्शन इवेलुएट कर रहा है, एंड इट इज गिविंग, क्या बोल रहे हैं? इसको इनपुट में कर देते, बेस्ट। सॉरी, इसको अगर इंटीजर में कर रहे हैं हम लोग, सो इनपुट पे हम लोगों ने इंटीजर फंक्शन लगा दिया है। अब इंटीजर फंक्शन को हम लोग इवेलुएट कर रहे हैं। यू एंटर 23 एंड देन लेट्स टाइप 23 का टाइप, ए का टाइप, क्लास इंट। सो इंटीजर फंक्शन, ओके, इंटीजर क्लास, सॉरी। अब फ्लोट पे आते
क्या ये सही जाएगा? नहीं। 5.0 class float. So eval function evaluates an expression, and float and integer functions basically convert a string, a number string, to a float or integer value type. Okay. Okay. तो जैसे इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, मार्क्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर मार्क्स, हमने 73.5 डाला है। सो दैट्स दैट, उसमें ये आ रहा है। तो फिर हम लोगों ने एज इक्वल्स टू इंट इनपुट व्हाट इज योर एज लिया है 16, तो वो एंटर हो जा रही है। टाइप मार्क्स फ्लोट, टाइप एज इंट। ओके। अब फैक्ट्स ऑन प्रिंट, इट ऑटो कन्वर्ट्स द आइटम टू स्ट्रिंग्स। तो जैसा मैंने बताया कि जो भी आप इसमें वैल्यू डालेंगे वो स्ट्रिंग में बन जाएगी, एंड इंसर्ट स्पेस बिटवीन आइटम्स ऑटोमेटिकली। तो अगर मैं इसमें कॉमा डाल के कुछ भी लिख रहा हूँ तो उन दो चीजों के बीच में स्पेस अपने आप प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैंने लिखा है जैसे प्रिंट ए कॉमा बी, तो ए और बी इज अ वेरिएबल, तो उस ए और बी की वैल्यू जब प्रिंट होगी तो उन दोनों के बीच में अपने आप एक स्पेस आ जाएगी। अब प्रिंट में हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। ओके। प्रिंट के दो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? सेप एंड एंड। सेपरेशन फंक्शन क्या करता है? हम नॉर्मली अगर इसको प्रिंट कर रहे हैं कॉमा डाल के, तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये जो डिफॉल्ट उसके बीच में जो स्पेसेस है वो क्रिएट कर रहा है, दैट इज अ स्पेस, अ सिंपल स्पेस जो हम बैक स्पेस से देते हैं। ओके। हम इसको चेंज करके इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, हम इसमें ए डाल सकते हैं, हम इसमें हाइफन डाल सकते हैं। सेम है एंड के साथ। अब एंड फंक्शन क्या करता है, एंड आर्ग्यूमेंट क्या करता है? एंड आर्ग्यूमेंट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि जब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, तो सॉरी, जब हम लोग प्रिंट फंक्शन खत्म करेंगे तो जो आखिरी एक्सप्रेशन आएगा वो कौन सा आएगा। अब आखिरी एक्सप्रेशन से क्या मतलब है यहाँ पर? मान लीजिए मैंने अपना नाम प्रिंट किया, प्रिंट शिवम, तो शिवम का जैसे ही एम खत्म होगा उसके बाद कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सी वैल्यू वहां पे आ रही है, वो एंड डिफाइन करता है। और एंड कीवर्ड का जो डिफॉल्ट है वो उसको कहते हैं हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है? जब हम लोग एंटर दबाते हैं, जैसे न्यू लाइन पे चला जाता है ना, एक नई लाइन पे आ जाते हैं हम लोग, देन दैट्स न्यू लाइन कैरेक्टर। न्यू लाइन कैरेक्टर को हम लोग बैक स्लैश एन से डिपिक्ट करते हैं। लेट मी शो यू ऑन VS कोड। नॉर्मली फंक्शन का क्या होना चाहिए? एक लाइन पे हेलो आएगा, दूसरा लाइन पे वर्ल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक जो प्रिंट फंक्शन होता है वो एक न्यू लाइन पे ही प्रिंट होता है। हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम लोग एंड पे आते हैं, एंड कीवर्ड। सो एंड कीवर्ड में मान लीजिए मैंने डाल दिया है हाइफन, हेलो वर्ल्ड। अभी क्या कर रहा है बेसिकली? ये कर रहा है कि जो इसका एंड लाइन थी, जो हेलो के बाद जो एक्सप्रेशन आया, उसमें इसने न्यू लाइन कैरेक्टर जो एक नई लाइन क्रिएट करता था उसकी जगह हाइफन डाल दिया। अब मैं न्यू लाइन कैरेक्टर डाल के देखता हूँ एक बार, शायद वो काम करे। हेलो वर्ल्ड, दिस बैक स्लैश एन इज न्यू लाइन कैरेक्टर, जो कि आगे वाली चीज को एक दूसरी लाइन पे भेज देता है। बाय डिफॉल्ट एंड कीवर्ड की डिफॉल्ट वैल्यू ही होती है बैक स्लैश एन, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर। अब मैं मान लीजिए इसमें डाल देता हूँ ए, देन दैट इज हेलो ए वर्ल्ड। अब मैं यहाँ पे एक और चीज प्रिंट करता हूँ, दिस इज अ टेस्ट फाइल। तो ये नई लाइन पे प्रिंट हो रही है, क्यों?
क्योंकि वर्ल्ड के बाद मैंने जो ये सेकेंड लाइन पे जो प्रिंट फंक्शन है, इसमें जो एंड कीवर्ड है उसकी वैल्यू डिफॉल्ट ही है, उसकी वैल्यू मैंने चेंज नहीं की, उसकी वैल्यू डिफॉल्ट में क्या है, न्यू लाइन कैरेक्टर, तो वो न्यू लाइन पे ही जाएगा डायरेक्ट। अब मैं अगर इसमें डाल दूं एंड इज इक्वल्स टू ऐसे, सो हेलो ए वर्ल्ड, दिस इज टेस्ट फाइल। अब इस फाइल में मैंने एंड नहीं लगाया, तो इसके बाद जो क्या होगा, इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो न्यू लाइन पे है। क्यों? क्योंकि जो इसका एंड का जो डिफॉल्ट वैल्यू थी वो न्यू लाइन कैरेक्टर थी। तो ये होता है एंड। एंड बेसिकली सिर्फ मैं आपको अभी हेलो वर्ल्ड। अब मैंने आपको ये बताया था न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करता है, अगली लाइन पे ले जाता है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे, जब हम लोग ऐसे प्रिंट कर रहे थे कॉमा डाल के, तो वो स्पेस दे रहा था। अब देखते हैं क्या होता है। हेलो वर्ल्ड, वो एक नई लाइन पे चला गया। अब इसमें मान लीजिए मैं हाइफन दे देता हूँ। eval eval फंक्शन बेसिकली हम तभी यूज करेंगे जब हमें कोई पाइथन एक्सप्रेशन को जैसे लेट मी बेसिकली अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसे लिस्ट इनपुट की है, स्क्वायर ब्रैकेट्स 1 2 3 4, तो लिस्ट एक डेटा टाइप होती है, सीक्वेंस होती है बेसिकली, और आपको उसको एंटर करना होता है। नॉर्मली इनपुट में एंटर करेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। तो हम लोग उसको eval डाल के एंटर करते हैं। eval डाल के एंटर करने से क्या फायदा होता है कि वो सीधे एक पाइथन एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन, ओके, एंड ए, सो लेट्स डू दिस। अब एक्सप्रेशन मान लीजिए मैंने ये किया है, ओके, तो ये 24 अपने आप प्रिंट हो गया। अब आप ये देखो, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया और फिर मैंने eval फंक्शन लगाया। eval फंक्शन क्या कर रहा है, उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर दे रहा है। मतलब वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग की तरह नहीं लूंगा, मैं इसको इंटीजर फ्लोट किसी तरह का नहीं लूंगा, मैं इसका जो एक्सप्रेशन है, जो कैलकुलेशन है, वही कर दूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, 2 into 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 into 4। सो लेट्स सी इफ ये इसको वैलिड कर रहा है या नहीं। 0.5। तो इसने हमें ये नहीं दिया कि जो हमने एंटर किया उसी को एज अ स्ट्रिंग इसने हमें आउटपुट कर दिया, नहीं। इस हमने जो इसका एक्सप्रेशन दिया, इसने उसको इवेल्युएट करके हमें दिया है। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 3.5, जैसे मैंने इसको डाला है 3.5, तो ये अब क्या कर रहा है, इसको एज अ इंटीजर नहीं कर रहा है, ये इसको एज अ फ्लोट ले ले रहा है। लेट मी इसको मैं आपको टाइप फंक्शन डाल के दिखा रहा हूँ। इंटर एक्सप्रेशन 2.45, इट्स अ क्लास फ्लोट। तो मेरे को फ्लोट टाइप टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ी, मेरे को एक वेरिएबल टाइप से दूसरे वेरिएबल टाइप में कास्ट नहीं करना, कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। मैंने इवैल फंक्शन लगा दिया, इवैल फंक्शन ने खुद ही इवैल्यूएट कर लिया कि ये वैल्यू जो डाली गई है वो फ्लोट है, इंटीजर है, लिस्ट है, क्या है। और फिर उसने उसके हिसाब से उसका वैल्यू टाइप लगा दिया, उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया। अब इसका एक और तरीके से देखते हैं। जो मैं अभी कर रहा हूँ, जो आपको अभी डेटा टाइप बता रहा हूँ, लिस्ट, ये बाद में आएगी। 3 4 5, दिस इज अ लिस्ट। अब मैं इसको नॉर्मल इनपुट में डालूंगा तो ये एज अ स्ट्रिंग आएगी और इसको प्रोसेस करने दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। पर मैं इसको eval में डाल रहा हूँ, देन इट बिकम्स अ लिस्ट। अब मैं इसमें से eval फंक्शन हटाता हूँ और मैं सेम चीज एंटर करता हूँ, ओके, क्लास स्ट्रिंग। यहाँ पे जब eval लगाया था तो ये लिस्ट बन जा रही थी अपने आप। यहाँ पे मैंने लगाया तो ये स्ट्रिंग बन जा रहा है। क्यों? क्योंकि इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है पाइथन। इवेल्युएट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि eval फंक्शन हट गया है अब। आरजे, आपका डाउट क्लियर हुआ? ओके, ओके। तो कहाँ थे हम लोग? फैक्ट्स ऑन प्रिंट, राइट। तो एंड और सेट में समझा रहा था आपको। तो एंड बेसिकली क्या करता है,
एंड ये करता है कि जो एंड में हमारा जो प्रिंट हो रहा है न्यू लाइन कैरेक्टर, हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम उसकी जगह बेसिकली ये डाल सकते हैं कि सिर्फ एक स्पेस प्रिंट हो, या फिर हम ये डाल सकते हैं कि कोई कैरेक्टर और प्रिंट हो जाए। सेप क्या है? सेप ये है कि जब हम कॉमा डाल के डाल रहे हैं तो कॉमा डाल के हम डालते हैं तो बेसिकली स्पेस प्रिंट होता है वर्ड्स के बीच में। अगर हम सेप कीवर्ड लगा दे रहे हैं, लेट मी चेंज द स्क्रीन ताकि आप देख सको किस कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये जो सेप कीवर्ड है, अगर हम ये लगा देते हैं तो हम स्पेस की जगह कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इसमें ए बी कोई भी लिटरल डाल सकते हैं। हम इसमें इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग। तो ये आपका फैक्ट्स ऑन प्रिंट था। प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, क्योंकि अगर पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चन आते हैं तो इसका बहुत यूज आता है। अगर आपको कोई भी पैटर्न प्रिंटिंग का इस इनपुट लेने में दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको कंसिडर कीजिएगा। बेसिक इसी से शुरू होते हैं। ओके, मूविंग। प्रोग्रामिंग टाइम। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स क्यूब। ओके, किसी भी नंबर का क्यूब क्या होता है? द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ थ्राइस, मतलब 3 बार नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो कल हम एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर आपको एक बताया गया था, बेसिकली दो एस्टेरिक साइन जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही दो साइन लगा देते हैं तो वो एक्सपोनेंशिएशन बन जाता है। उसके आगे जो भी नंबर होगा वो उसके पावर में चढ़ जाएगा। तो इस कोड को हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, हम लोगों को एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तैयार करनी है। तो क्या मेरी ये बात सही नहीं होगी? अगर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तैयार कर रहे हैं तो हम जो इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग में नहीं इंटीजर में लेंगे, और अगर हम इंटीजर में लेंगे तो हम लोग int फंक्शन लगाएंगे। हम लोगों ने int फंक्शन लगाया। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट लगाएंगे। अब देखिए, दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रिंट के अंदर ही उसको कैलकुलेट कर लीजिए या तो एक नया वेरिएबल बना के उसको कैलकुलेट कर लीजिए। हम लोग एक बार नया वेरिएबल बना के कैलकुलेट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंट में भी लगा सकते हैं उसे, या प्रिंट भी। सो ये हुआ इंटर एक्सप्रेशन 464। ओके, एक और बार ट्राई करते हैं। 2 4 1 3 2 4 1 1 0 0। अब इसको हम लोग -2 के साथ ट्राई करते हैं। -2 -8। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाया था। हर बार हमें नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है अगर हमें सिर्फ प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन बनाया, बेसिकली ए, जो हम लोगों ने इनपुट लिया यूजर से जिस नंबर को क्यूब करना था, वो हम लोगों ने लिया। उस पे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, ये दो एस्टेरिक साइन, इसको एस्टेरिक साइन कहते हैं, और उसको 3 की पावर चढ़ा दी, मतलब ए क्यूब। तो हमने ये फंक्शन हटाया और हमने बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा ये लिख दिया ए एक्सपोनेंशिएशन 3। इसको एक्सपोनेंशिएशन कहते हैं, पावर चढ़ाने को। अब यहाँ पे -2 एक और बार ट्राई करते हैं। -8। तो ये आपका सिंपल सा 2 लाइन का सॉल्यूशन था। Windows, okay, fine। अब डेटा टाइप्स में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? इंटीजर पढ़ा है, फ्लोट पढ़ा है, बूलियन पढ़े हैं, स्ट्रिंग्स पढ़ी है। जो बाकी डेटा टाइप्स हैं जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरीज एंड सेट्स, ये सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं। इनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग आते हैं नंबर्स पे। नंबर्स पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट, ये सब नहीं पढ़ा था। ये सब नहीं पढ़ा था। Yesterday we have the variables, Oh, tokens, right? ओके। सो हम लोग नंबर्स, नंबर डेटा टाइप्स क्या होते हैं? जैसे इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया। अब आप लोग एक चीज नोटिस कीजिए, जो पाइथन जो लैंग्वेज है,
उसमें टोकन्स हैं और कीवर्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर हम लोग वेरिएबल को भी अगर असाइन कर रहे हैं किसी चीज में, तो उसका भी एक तरीका होता है। मान लीजिए अगर आपको स्ट्रिंग असाइन करनी है, स्ट्रिंग कैसे असाइन करेंगे? आपने ए इज इक्वल्स टू लिखा और फिर आपको जो भी वैल्यू डालनी है वो आपने डाली डबल कोटेशन के बीच में। ठीक है, डबल कोटेशन के बीच में जो भी आया वो क्या हुआ? स्ट्रिंग हुआ, राइट। अब आपको नंबर एंटर करना है, इंटीजर। इंटीजर एंटर करना है, आपने सिंपली लिख दिया 5, वो नंबर बन गया, इंटीजर बन गया। उसकी डेफिनेशन क्या हो गई उस वेरिएबल की, इंटीजर की? इट्स अ सिंगल नंबर, उसमें और कुछ नहीं आना चाहिए। स्ट्रिंग की क्या हो गई? अगर डबल कोटेशन के बीच में इनक्लोज्ड है देन इट्स अ स्ट्रिंग। फ्लोट की क्या है? फ्लोट की है डेसिमल पॉइंट। अगर किसी भी नंबर के बीच में डेसिमल पॉइंट लगा है देन इट्स अ फ्लोट डेटा टाइप। बुलियन का क्या है? बुलियन का है अगर जीरो या वन आए। और जीरो और वन किसको कोरिलेट कर रहे हैं? जीरो इज फॉल्स, वन इज ट्रू। ठीक है, सो ट्रू, फॉल्स, वन, जीरो। आप लोग इसको ऐसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। वाइल लूप जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है इन्फिनिट वाइल लूप। ये जो आपको ट्रू और वन का मैं बताया उसका यूज उसमें आता है, तो उसमें इसको और अच्छे से समझ सकेंगे हम लोग आगे बढ़ के। गुड इनफ। सो अब हम लोग आते हैं इफ एल्स पे, कंडीशनल्स। कंडीशनल्स क्या है? कंडीशनल्स आपको वर्ड से ही पता चल रहा हो, कोई भी कंडीशन जो प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एलआरसी के अंदर आ रहा हूँ, एलआरसी हमारी लर्निंग रिसोर्स सेंटर एम ब्लॉक वाली, तो वहां पे मेरे को आईडी कार्ड लेके आना है। तो अगर मेरे पास आईडी कार्ड होगा तो आई कैन एंटर, नहीं होगा तो आई कैन नॉट एंटर। यहाँ पे कंडीशन आ गई कि मेरे पास आईडी कार्ड होना चाहिए। हमारी कंडीशन का वेरिएबल क्या है? आईडी कार्ड। इफ इट इज प्रेजेंट और इफ इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको कोड में करके देखते हैं एक बार। कोड में कैसे लिखेंगे कंडीशन स्टेटमेंट्स को? कंडीशन स्टेटमेंट्स हम लोग करते हैं इफ एंड एल्स। अगर इफ है तो वो उसकी कंडीशन होनी चाहिए, उसकी कंडीशन के हिसाब से इवैल्यूएट होगा। पर मान लीजिए अगर इफ वाली कंडीशन कुछ नहीं मिली, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 5, ए की वैल्यू 5 है ही नहीं, अब वो कुछ और तो इवैल्यूएट करेगा नहीं उसके पास, क्योंकि हमने जो बोला वो तो वही करेगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी केस आते हैं, ए इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू जीरो, ए इज इक्वल्स टू कोई स्ट्रिंग, वो आ जाता है एल्स में, इफ एल्स। पर मान लीजिए आपने इफ इवैल्यूएट किया, आपने एल्स इवैल्यूएट किया, पर कंडीशन तो आप सिर्फ इफ में डाल पा रहे हो। आपको और कंडीशन से इवैल्यूएट करनी है, आपको ये भी इवैल्यूएट करना है अगर वो दो हुआ, ए इज इक्वल टू टू, आपको ये भी इवैल्यूएट करना है कि इफ ए इज स्मॉलर देन जीरो, मतलब वो नेगेटिव हो, तो उसमें यूज आता है एलिफ का। इफ, एलिफ, एल्स, ये स्ट्रक्चर होता है। ये इसको कोड ब्लॉक कहते हैं हम लोग, कंडीशनल कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक क्या होता है? कोई भी एक ब्लॉक होता है कोड का जो इंडेंटेड हो, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, जो लाइंस। ओके, तो जैसे हम लोग अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एक्सप्रेशन एंड देन प्रिंट, इट्स नॉट अ कोड ब्लॉक, इट्स टू स्टेटमेंट्स जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अब हम लोग इफ एल्स के सिंटैक्स समझते हैं। राइट, मैंने एक वेरिएबल ले लिया 5। अब मैंने लगाया इफ, इफ कंडीशन कोलन। कोलन क्यों लगता है? कोलन ये बताता है कि भाई ये इफ था, ये इसकी कंडीशन थी, अब ये कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो इस कंडीशन का जो भी एग्जीक्यूशन होगा, इस कंडीशन के ट्रू होने पे जो भी हमें करना था, वो अब यहाँ पे आ रहा है। कोलन ये डिफाइन कर रहा है। ओके, तो अगर मैंने ये बोल दिया a इज इक्वल्स टू 5, तो अब ये करना है। सॉरी, हाँ, जैसा मैंने आपको बताया a इज इक्वल टू 5। हम जब कंप्यूटर से ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि a 5 के इक्वल है नहीं, है या नहीं, तो हम लोग दो इक्वल टू साइन यूज करते हैं। ओके, प्रिंट ट्रू। अब ट्रू हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, क्या था ये? इट इज अ बुलियन, ट्रू इज अ बुलियन। ओके, एल्स प्रिंट
फॉल्स। ये क्या प्रिंट करेगा? ये ट्रू प्रिंट करेगा। ये ट्रू क्यों प्रिंट करेगा? क्योंकि ए 5 था, ए की वैल्यू 5 थी यहाँ पे फर्स्ट में, और हमने बाद में इसको चेक किया, ए इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैंने बोला ए में 5 असाइन कर दो, मैंने यहाँ पे बोला चेक कर लो ए की वैल्यू 5 ही है या नहीं, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, मैंने इसको बोल दिया चेक कर लो, इसने बोल दिया बिल्कुल सही है, ट्रू है, मैंने मान लिया ट्रू है। कंप्यूटर। अब मैं इसमें मान लीजिए ये चेक करना चाहता हूँ कि इसकी ए की वैल्यू तो 5 ठीक है, पर क्या ए की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है? तो मैंने इसमें एलिफ डाल दिया। इफ ए इज स्मॉलर देन 0 देन प्रिंट नेगेटिव, राइट? ट्रू आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डाल दूं -1, ये नेगेटिव आ जाए। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कोड ब्लॉक्स, ये होते हैं कोड ब्लॉक, ये है इफ एलिफ एल्स कोड ब्लॉक। अगर इसमें सिर्फ इफ एल्स होता हम इसको सिर्फ इफ एल्स कोड ब्लॉक कह देते। ये नेमिंग कन्वेंशन हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोड ब्लॉक बेसिकली, अगर ये प्रिंट स्टेटमेंट है तो ये इस इफ ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो फोर्थ लाइन पे है, वो थर्ड लाइन वाले इफ स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहा है। जो सिक्स्थ वाला प्रिंट स्टेटमेंट है वो फिफ्थ वाले एलिफ पे रिलाई कर रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। ये जो रेड लाइंस है ये बेसिकली ये बता रही हैं कि एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन ही रिलाई नहीं कर रही, कोई एक्सिक्यूशन ब्लॉक ही नहीं है कि भाई अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा आगे, हमें बताना पड़ेगा कंप्यूटर को, वरना वो एरर दे देगा। ओके। अब हम लोग आते हैं एल्स पे। एल्स किस पे? एल्स का प्रिंट फंक्शन है, ठीक है? तो आप इफ एलिफ एल्स लिख रहे हो, इफ और एलिफ में आपको कंडीशन डालनी है। एल्स इज एनीथिंग एल्स जो उस कंडीशंस में कवर्ड नहीं है। ओके। सो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंटैक्स होता है। आप इसमें प्रिंट फंक्शन की जगह कुछ और भी लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ये इवेल्युएट कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको नेगेटिव से हटा दूं। अब नेगेटिव से हटाने के लिए कौन सा फंक्शन होता है? नेगेटिव से हटाने के लिए फंक्शन होता है एबीएस, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ऑफ ए। अब मैंने इसको बोला कि एब्सोल्यूट ऑफ ए, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया? 1 प्रिंट कर दिया। जो हमारा नेगेटिव इंटीजर था अब वो बन गया है पॉजिटिव इंटीजर, इस एबीएस फंक्शन की वजह से। सो हम लोग इसको ऐसे ही इवैल्यूएट करते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 5 होता है, ट्रू देता है, नेगेटिव होगा तो ये उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो वो फॉल्स दे देगा। दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स की आई थिंक हम अब प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम लोग और कुछ कोड करके समझते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? इन कोडिंग वी यूज कंडीशंस टू मेक डिसीजंस। हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, अगर ये ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो ये ऐसा होना चाहिए। हम लोग ये बोल रहे हैं कंप्यूटर को। इट्स लाइक अ फोर्क इन द रोड, इफ समथिंग इज ट्रू डू एक्शन ए, एल्स डू एक्शन बी, दैट्स दैट। अब इसको लेके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द नाइट क्लब बाउंसर। ओके, सो you are writing a code for a robot bouncer. The rule is simple. A person must be 18 or older to enter. तो हमारा एलआरसी वाला जैसे एग्जांपल था कि अगर मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं एंटर कर सकता हूँ, नहीं है तो मैं एंटर नहीं कर सकता। अब इसको हम लोग कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हमें लेना है यूजर से इनपुट।
क्यों? क्योंकि एज तो, यूजर की एज तो उसी को पता होगी, तो हमें इनपुट लेना है। अब हम लोग स्ट्रिंग में तो ले नहीं सकते, हम लोग इंटीजर में लेंगे। किसी भी पर्सन की जो एज है वो एक नंबर है, तो हम उसको इंटीजर या फ्लोट में लेंगे। फॉर नाउ वी विल टेक इट इन फ्लोट। अगर आप कोड तंत्र में इसको कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको फ्लोट में लेना पड़ेगा आपको। कोड तंत्र में इंटीजर, जैसे ये एज है, मैं इसको जैसे इंटीजर में कर रहा हूँ, तो कोड तंत्र में वो फ्लोट में करते हैं। ये आपको जब इनपुट और आउटपुट आप देखोगे जो वहाँ क्वेश्चन के नीचे दिए होते हैं, तब आपको समझ में आएगा। हाँ। एज, ओके। तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, उसकी एज ले ली, उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट भी कर दिया, तो हम उसको एज अ नंबर अब एवेल्युएट कर सकते हैं, उसको उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो अब हमें क्या करना है? अब इसने बोला है कि ये देखो 18 से छोटा है या बड़ा है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पे एक बार गौर डालिए, ठीक है। द रूल इज सिंपल, अ पर्सन मस्ट बी 18 और ओल्डर, मतलब 18 होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, तभी वो एंटर कर सकता है। 18 और ओल्डर। कल आप लोगों ने एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा इसे, इफ इफ फंक्शन लगाया हम लोगों ने, ठीक है। अब कंडीशन लगाएंगे हम लोग। कंडीशन हम लोग कैसे लिखेंगे? स्क्रीन इज, ओ हाँ, सॉरी। हम्म। मिरर शेयर आ जाता है उस पर। ओके, तो हम लोग इफ पे आते हैं, ओके। तो हम लोगों ने इफ लगाया। अब इसका सिंटैक्स क्या है? हम लोगों ने इफ लिखा, फिर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे, और उसके फिर अगले जब इंडेंट देके उसमें जो भी एवेल्युएट करना होगा, उसमें जो भी एग्जीक्यूट करना होगा कोड, वो लिखेंगे। तो अब क्या था? इफ 18 और ओल्डर, मतलब इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो मैं ये बोलूंगा एंटर, ठीक है। बट इफ ही इज नॉट 18 और ओल्डर देन 18, तो इसके अलावा जितनी भी कंडीशन आती है, मैं उस पर सिंपली एल्स नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस पे लिख दूंगा नॉट एंटर, सिंपल। तो मैं अगर 18 का हूँ, तो मैं एंटर कर सकता हूँ। अगर मैं 18 का नहीं हूँ, तो मैं एंटर नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मैं एंटर नहीं कर सकता। तो अब इसमें आके देखते हैं। इफ 18, a person can enter, access granted. If I am 5, I will not allow to enter. Okay. सो इफ एल्स आप ऐसे लिखते हो, अगर 18 या उससे बड़ा तो एंटर कर सकता है, अगर 18 से छोटा तो नहीं एंटर करेगा। अब इसमें आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, तो इस लॉजिक में ब्रैकेट लगा के दिया है। ब्रैकेट लगाना इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, अगर आपको क्लीन कोड चाहिए तो। पर मैं तो कहूंगा क्लीन कोड के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं रहती। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, द वेदर एडवाइजर। ओके, बिफोर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊं, मैं ये पूछना चाहूंगा, किसी को कोई भी डाउट है? नहीं। कुछ तो डाउट होगा किसी को। अभी तक तो आ रहा है समझ। ठीक। Yes, hello. Please respond. Like, if you guys have any doubt, please ask, or if you do not, please let us know. ओके, आई Okay, विल I will कंटिन्यू। continue. मैं मैं सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोगों आप को लोग करवा करवा देता हूँ, देता हूँ, 10:30 10:30 होने होने वाले हैं, वाले हैं, उससे उससे पहले पहले आज कंडीशंस कंडीशंस आप आप लोगों लोगों को को करवा करवा के के भेज भेज देता देता हूँ। हूँ। और और हुआ तो हुआ मैं तो आप मैं आप लोगों को लोगों को क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी भेज भेज दूंगा दूंगा ग्रुप ग्रुप पे। पे। उसको उसको सॉल्व सॉल्व कीजिएगा, कीजिएगा, आप लोगों आप की लोगों की कंडीशन कंडीशन की की कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर हो क्लियर हो जाएंगे, जाएंगी। ठीक है। ठीक है। I would add something in between. Really sorry to that, but I would like to say something कि मतलब अभी आप लोग को ऐसा भी लग सकता है कि मतलब इतने बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम लोग का फिनिश होगा या फिर नहीं होगा. So I would say be patient and stay
down to earth as much as possible, because I have seen people's like who know Python well, but still they're unable to score just because their basics are not clear. जब आप लोग के बेसिक्स क्लियर नहीं होते तब नहीं बनते क्वेश्चन। हम लोग को लगता है कि हम लोग तो इंट आता है, फ्लोट आता है, पर उनमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें हैं जो मे बी यू डू नॉट नो। सो अगर हम लोग डाउन टू अर्थ रह के उसको भी रिवाइज कर ले और उसके बाद, वैसे भी हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे, सो उसके बाद अगर हम लोग वो करें तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव टू इनपुट। आई थिंक शिवम कैन। थैंक यू हिमांशु। सो लेट्स बी पेशेंट और क्वेश्चन टू सॉल्व करते हैं। तो इसमें है कि नाउ लेट्स हैंडल मोर देन टू ऑप्शंस, ओके, यूजिंग एल्स इफ हेल्प पीपल ड्रेस बेस्ड ऑन द टेम्परेचर। मतलब हमें अब ये बताना है कि लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंटर्ड बाय द यूजर। अब यूजर टेम्परेचर एंटर कर रहा है तो हम उसको ऐसे इंटीजर ही लेंगे, राइट। तो कंडीशंस में इन लोगों ने बोला है अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो वेयर अ कोट, अगर 10 और 25 के बीच में हुआ तो वेयर अ टी शर्ट। आराम से जियो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से ऊपर हो तो तैरने चले जाओ, बहुत गर्मी है भाई। सो आप में से कोई बता सकते हैं इसको कोड कैसे करेंगे, इसका कोड क्या होगा? आप लोग कौन सा ब्लॉक यूज करेंगे, इफ एल्स यूज करेंगे या इफ एलिफ एल्स यूज करेंगे? If elephants. हम्म, अगर आप लोग माइक पे नहीं बोल पा रहे हो तो इन कॉल मैसेज में आप एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। गुड इनफ, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जैसे यहाँ पे एज ली थी, अब हम यहाँ पे सिंपल सा टेम्परेचर एंटर करेंगे, ओके। एंटर योर टेम्परेचर। अब वहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस लिखा था, पर आप लोग एक चीज नोटिस करो, टेम्परेचर एक नंबर है। इनपुट लेने में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 डिग्री सेल्सियस ही लेना है कि क्या लेना है, आप लोग को सिंपली एक नंबर लेना है। इनपुट में अगर नंबर बोला है तो आपको सिर्फ नंबर लेना है, दैट्स इट, ओके। तो अब हम लोग उस नंबर को इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट कैसे करेंगे? उसने क्या बोला था, 10 से कम हुआ तो कोट पहनने का, ठीक है। तो इफ ए इज स्मॉलर देन 10, मतलब 10 से अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वेयर अ कोट। सॉरी, एलिफ ए, सॉरी, बिटवीन 10 एंड 25, ओके। अगर टेम्परेचर 10 है या 10 से ज्यादा है और 25 से कम है तो टी शर्ट पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, सो इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है, एंड, क्यों एंड हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम हमें ये चेक करना है कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं। और हम लोग कब लगाते हैं? जब दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू माननी होती। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करना है, हम लोग को रेंज चेक करनी है कि दो नंबर के बीच में है या नहीं। अगर दो नंबर के बीच में है नहीं ये चेक करना है तो हमें तो ये तो चेक करना ही पड़ेगा कि वो उससे छोटा है, सॉरी ये इससे बड़ा है और ये इससे छोटा है नंबर। तो हम ये दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, दैट्स वाई हम एंड लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 25 होगा, एंड इज स्मॉलर देन 25, ओके। सो प्रिंट वेयर अ टी शर्ट, ओके। अब इसके अलावा जो भी आएगा हम उसको एलिफ में भी डाल सकते हैं, सॉरी, और हम उसको एल्स में भी डाल सकते हैं, ओके। क्योंकि आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपने इफ में क्या कंडीशन लगाई, अगर 10 से कम हुआ, 10 से कम हुआ मतलब वो 10 से नेगेटिव इंफिनिटी पूरा वो कवर्ड है। फिर आता है 10 से 10 के इक्वल, 10 से बड़ा और 25 से छोटा, एक छोटी सी रेंज हमने ले ली। और उसके बाद तो बस यही आएगा कि 25 या फिर उससे लंबा, मतलब प्लस इंफिनिटी तक जाओ। तो
अगर आप लोग को एक रेंज लेनी है, एक रेंज में कंस्ट्रेंट करना है, आप लोग तभी और एलिफ लगाइएगा, वरना एल्स लगा के आप कोड को खत्म कर सकते हैं। या फिर आप एल्स में ये भी चेक कर सकते हैं कि वो एक इंटीजर डेटा टाइप ही है या नहीं है, वो भी चेक किया जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एल्स में प्रिंट फंक्शन लगा देंगे और यहाँ पे हम बोल देंगे गो स्विमिंग, तैरने चले जाओ, बहुत गर्मी है। सॉरी, वेट। एंटर योर टेम्परेचर। तो अभी का हमारा टेम्परेचर क्या है नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का? Let me check once. Even I don't know. हाँ, Mm, it's 13 degrees Celsius. 13 डिग्री सेल्सियस। टी शर्ट ही पहन के घूमो यार, सही। I cannot show my हाँ, सो लेट्स चेक कि 13 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बोलता है। ओके, सो ये बोल रहा है टी शर्ट इज फाइन, 13 डिग्री सेल्सियस है, बीमार हो जाओ। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये 25 या फिर 26 पे क्या बोल रहा है। 25 पे क्या बोल रहा है, लेट्स चेक दैट। ये बोल रहा है गो स्विमिंग, बहुत बहुत गर्मी हो गई है, स्विमिंग चले जाओ। लेट्स चेक हियर कि हमारा इनपुट सही आया है या नहीं आया है। रन। 25 डिग्री सेल्सियस इज फाइन। अब ऐसा क्यों आया है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसने बोला है अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस गो स्विमिंग, और हम लोगों ने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लोग को लिखना था इज इक्वल टू 25। क्यों? क्योंकि उसने बोला 25 भी इंक्लूडेड होना चाहिए उस रेंज में। हम लोगों ने ये गलत किया था, मैंने ये गलत किया था, तो इसको डीबग करते रहना पड़ेगा। ठीक है, वेयर टी शर्ट, अ टी शर्ट इज फाइन। यहीं पे हम लोग 26 पे आ जाएंगे। 26 पे इट्स टू हॉट, गो फॉर अ swim, लेट्स चेक दैट हियर। Go swim. Okay. So that's how if, elif and else works. Okay. आप डिसीजन बना रहे हो, उन डिसीजंस को आप इवेल्युएट कर रहे हो बेस्ड ऑन सेवरल कंडीशंस। उन कंडीशन में आप एंड और फंक्शंस लगा रहे हो और कीवर्ड लगा रहे हो, ये इवेल्युएट करने के लिए कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप कुछ कोड ब्लॉक्स एग्जीक्यूट कर रहे हो। कोड ब्लॉक्स क्या है? ये प्रिंट फंक्शन है यहाँ पे। ये कुछ और भी हो सकता है, ये पूरा एक अपने में ही एप्लीकेशन टाइप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो ये आपका इफ एलिफ एल्स का पूरा बेसिक था। अब आपका नेस्टेड कंडीशनल्स बचते हैं। नेस्टेड कंडीशनल्स क्या होते हैं मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ 2 मिनट में, इसके बाद क्लास खत्म करते हैं। नेस्टेड कंडीशनल्स हम लोग तब लगाते हैं जब एक इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहा है। उस पे बेसिकली वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब पहला वाला वो सही होगा। सो इफ a is equals to 5, देन हम ये वैलिड करेंगे if a is divisible by 5। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या वैलिड कर रहे हैं कि एक कंडीशन जो है वो दूसरे कंडीशन पे रिलाई कर रही है। ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको, इट मे नॉट बी अ परफेक्ट एग्जांपल, पर मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि एक जो कंडीशन है वो दूसरे कंडीशन पे रिलाई करनी चाहिए बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ओके, सो दैट वाज इट। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन। इसको कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। It was such a great session, Shivam, and we literally loved it. I hope everyone have understood what today we wanted to teach you guys. And hopefully you will be joining us for the next sessions as well. Yes, welcome, welcome. And yeah, I have to inform you something, that there is a good news that you guys will receive a certificate which will be valid. Don't think it is unvalid, because it is going to be valid and it will be signed by one of the reputed person
who is the former secretary of a reputed education board. ठीक है, जैसे कि हम लोग 10th and 12th पास किए हैं, उसमें हम लोग को जो सर्टिफिकेट मिला था, उसमें एजुकेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी उनका सिग्नेचर रहता है। सो उनके सिग्नेचर रहने वाले जो मतलब सर्टिफिकेट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। ठीक है, सो यू विल रिसीव दैट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, बट द कैच इज यू हैव टू be in the class for 80%. That is the criteria. कॉलेज जैसा मतलब रखना पड़ रहा है because there are some rules as well. So yeah, that's it for today. And hopefully, and at the end, as always, I have to say that you have to remember that this isn't just another course. This is our movement to make sure learning in India begins with understanding and not exclusion. Let's code the future in our own language. With that, thank you so much and thanks for joining us. Thank you.